Mandeep Senior Secondary Public School, Shikohabad, and today we are here to study class 11th NCERT Geography, the book Fundamentals of Physical Geography. And in this book, in this series actually, we have already completed the first 2 chapters of this book. So if you are new to this one, I would request you to please go through the previous videos and then come for this one. And hopefully you will like it and you will enjoy the session. And currently we are studying chapter number 3, that is the interior of the earth. So in this series also we have actually completed the 2 previous videos. So if you are new here, I would request you to please at least watch the 2 videos before starting this one, because this would be the continuation of the previous videos. So in our first video about this chapter, we talked about the different sources of interior of the earth. These different sources could be direct sources as well as your indirect sources. Now direct sources were your volcano eruptions, meteors, and then came the mining activities, and then came the indirect sources in which we talked about the earthquake, gravitation, magnetic surveys and everything. In the next class which we took yesterday, we were talking about what is earthquake, what are the waves related to it, how is earthquake actually generated. So इस क्लास में हम अर्थक्वेक से रिलेटेड आगे की बातें करेंगे. तो एटलीस्ट आपको अर्थक्वेक क्यों बनता है, कैसे बनता है, हम सबको बचपन में ये बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि अर्थक्वेक ऐसे क्यों, आखिर क्या ऐसा हो रहा है कि अर्थक्वेक हो रहा है, कौन हिला रहा है अर्थ को, कौन बैठा है ज़मीन के नीचे जो अर्थ को हिला रहा है. सो फॉर ऑल दीज कॉन्सेप्ट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गो थ्रू द वीडियो एंड देन वॉच दिस वन. इन दी लास्ट क्लास हमने बात करी थी कि किस तरह से जो अर्थक्वेक जब जनरेट होता है तो उसमें 2 तरह की वेव्स जनरेट होती हैं. एक होती है आपकी बॉडी वेव्स और एक होती है आपकी सरफेस वेव्स. बॉडी वेव्स होती हैं जो लिथोस्फीयर के अंदर मानो कि अगर ये आपका दिस इज योर लैंड, ज़मीन के अंदर की बात है, तो जो वेव्स इसके अंदर जनरेट होंगी उनको हम बॉडी वेव्स बोलेंगे, और ये वेव्स जो आपको सरफेस पे दिख रही हैं इनको हम सरफेस वेव्स बोलते हैं. नाउ हम उससे आगे की बात करेंगे कि ये जो सरफेस जो बॉडी वेव्स होती हैं, बॉडी वेव्स होती हैं और एक सरफेस वेव्स होती हैं. तो ये जो बॉडी वेव्स होती हैं ये भी आगे आपकी 2 टाइप्स की होती है. 2 टाइप्स की ये जो बॉडी वेव्स होती है, वन इज योर पी वेव्स एंड द अनदर वन इज योर एस वेव्स. पी वेव्स एंड एस वेव्स. पी वेव्स को हम प्राइमरी वेव्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? प्राइमरी वेव्स. और एस वेव्स को हम सेकेंडरी वेव्स भी बोलते हैं. नाम से ही समझ में आ गया इसका नाम प्राइमरी है. तो ये वाली जो वेव होती है ये सबसे पहले निकलती है, इसलिए इसका नाम प्राइमरी वेव है. ये सेकेंडरी वेव है क्योंकि ये सेकेंड नंबर पे रिलीज होती है. ये जो प्राइमरी वेव्स होती हैं ये साउंड वेव की तरह सिमिलर होती है, साउंड वेव की जैसी वेव्स होती हैं. वन इम्पॉर्टेंट फीचर अबाउट बोथ दी वेव्स हम ये देखेंगे कि ये जो प्राइमरी वेव्स है ये हर तरह के मीडियम यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों तरह के मीडियम से क्रॉस कर सकती है. और ये जो सेकेंडरी वेव है ये सिर्फ सॉलिड मीडियम से गुजरती है, लिक्विड मीडियम से नहीं क्रॉस कर सकती है. और अगर हम इंटीरियर ऑफ अर्थ की बात करें तो जाहिर सी बात है इसमें गैस की तो कहीं बात आएगी नहीं, बिकॉज इट इज़ अगेन ऑल अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. सो इन दिस केस अगर हम समझने की कोशिश करें कि भाई क्या हो गया, ये कैसे अंदर लिक्विड, आप क्या बोल गए. सो दिस इज व्हाट मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ. अगर ये ज़मीन है, ये आपकी सॉलिड स्टेट है, ये आपका लिक्विड है और ये आपका गैसियस स्टेट है. यहाँ दिस इज द पॉइंट जहाँ पे अर्थक्वेक जनरेट हुआ है. जहाँ अर्थक्वेक जनरेट होता है उसको क्या बोलते हैं? फोकस. तो यहाँ पे आपका अर्थक्वेक जनरेट हुआ है, फोकस या फिर हाइपोसेंटर भी बोल सकते हैं इसको. और ये पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा जो एकदम पैरेलल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम फोकस को हम बोलते हैं एपिसेंटर. तो ये चीज़ें हमने कल देखी थी. तो हम आज प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स की बात कर रहे हैं. तो अभी मैं आपको बता रही थी कि प्राइमरी वेव्स किस तरह से सॉलिड, लिक्विड, गैसियस हर तरह के मीडियम से पास कर सकती है, वो भी बहुत तेज स्पीड में. तो ये अगर ये प्राइमरी वेव है यहाँ से जनरेट हुआ तो ये सॉलिड से भी पार करेगी, लिक्विड से भी पार करेगी और गैस से भी पार करेगी. और ये प्राइमरी वेव्स इसलिए होती हैं क्योंकि ये वाली वेव्स फर्स्ट टू रीच दी सरफेस. ये कौन सी वेव्स होती हैं? ये सबसे पहले सरफेस पे पहुंचती हैं, प्राइमरी वेव्स. फिर ये सेकेंडरी वेव है, ये सिर्फ सॉलिड मीडियम में पार कर पाती है, लिक्विड मीडियम से क्रॉस नहीं कर पाती है ये वेव्स. आई एम अगेन टेलिंग यू, ये प्राइमरी वेव्स है, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेजेस से पार कर जाती हैं. बट ये जो सेकेंडरी वेव्स हैं ये सिर्फ सॉलिड स्टेट से क्रॉस कर पाती हैं, लिक्विड और गैसियस स्टेट से नहीं क्रॉस कर पाती. इसके अलावा जो वेव्स ये आपकी ये वेव्स जब एकदम सरफेस पे पहुंच जाती है, ये वेव भी सरफेस पे पहुंचेगी. इसके लिए भी मैं टेल यू और डायग्राम बनाएंगे उससे देखेंगे.
तो ये वेव भी है, ये भी आपकी जब ये वेव सरफेस पे पहुंच जाती हैं तो हम इनको बोल देते हैं सरफेस वेव्स। दूसरी भाषा में आप इनको एल वेव्स भी बोल सकते हो, एल वेव्स बोलते हैं जो सरफेस पे पहुंच गई, लैंड लिथोस्फेरिक वेव्स या लैंड वेव्स। तो ये सरफेस जो हम बात कर रहे थे कि ये जो प्राइमरी और जो ये सेकेंडरी वेव्स होती हैं, जब ये आपके सरफेस पे पहुंच जाती हैं तो हम इनको एल वेव्स या फिर सरफेस वेव्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल वेव्स या फिर सरफेस वेव्स। और ये जो सरफेस वेव्स होती हैं जो आपके एक्चुअली में सरफेस पे पहुंचती हैं, ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। कैसी होती है? सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। जो आपको एक्चुअली में जो झटके फील होते हैं वो इसी वेव के फील होते हैं, इन वेव्स के फील नहीं होते हैं। इसका नाम ही प्राइमरी सबसे पहले आती है, सेकेंडरी बाद में आ रही है। फिर एक चीज़ और जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है वो ये है, हमने कल भी बात करी थी इस बारे में कि जो ये वेव्स होती हैं जब ये डेंसिटी, दो चीज़ें हैं, जब ये डेंसिटी और मीडियम चेंज करती है। क्या क्या चेंज करती हैं? डेंसिटी और मीडियम चेंज करती हैं। तो इसकी वजह से इसमें क्या होता है, डेंसिटी चेंज होने की वजह से स्पीड में फ़र्क पड़ता है और मीडियम चेंज होने की वजह से आपका रिफ्रैक्शन होता है, डायरेक्शन में फ़र्क पड़ता है। तो ये वेव्स आप देखो कि ये जो वेव है ये आ रही ऐसे है, इसको ऐसे जाना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस ये ऐसे जा रही है। इस वेव को ऐसे जाना चाहिए था, ये ऐसे जा रही है। तो ये क्या हुआ है? चेंज इन डायरेक्शन हुआ है। एक और वेव बनाते हैं, जैसे कि अगर ये वेव है तो इसको आइडियली ऐसे जाना चाहिए, बट ये रिफ्रैक्ट होके इस तरह से जाएगी। इस वेव को आइडियली ऐसे जाना चाहिए, बट ये रिफ्रैक्ट होके इस तरह से जाएगी। तो ये जो चेंज इन डायरेक्शन है इसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन होता है। अभी क्या आप रिफ्लेक्शन क्या होता है? इस मीडियम से इस मीडियम में मेरी वेव पहुंची, दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इस मीडियम से इस मीडियम में मेरी वेव पहुंची, दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बट क्या मेरी जो ये इस मीडियम से इस मीडियम में पहुंचने के बाद ये जो डायरेक्शन में चेंज हुआ है इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। तो उसी तरीके से ये जो वेव्स होती हैं इसमें दो और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन से होते हैं आपके? रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने को ही हम रिफ्लेक्शन कह रहे हैं, बट इस मीडियम से इस मीडियम में जाने की वजह से जो चेंज इन डायरेक्शन हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? रिफ्रैक्शन बोल रहे हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी वेव्स ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के साथ दो तरह की वेव्स आती हैं आपकी, प्राइमरी वेव्स और बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। जो बॉडी वेव्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स के कुछ फीचर्स ये हैं कि वो तीनों तरह के मीडियम, सॉलिड, लिक्विड, गैस, हर तरह के मीडियम से पास कर सकती है। सबसे फास्टेस्ट होती है, इसलिए सबसे पहले सरफेस पे पहुंचती है और ट्रैवल करते करते ही अपना डायरेक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों चीज़ें इसमें होती हैं। सेकेंडरी वेव्स की हम बात करें तो सेकेंडरी वेव जो है वो सिर्फ सॉलिड मीडियम से पार करती है, वो आपके लिक्विड से पार नहीं करती है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसकी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ये जब सॉलिड में जाएगा नहीं तो उसका डायरेक्शन चेंज ही नहीं होगा। बट हम इसको और डिटेल में आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें कैसे चेंज हो रही हैं। तो और हमने देखा कि डेंसिटी और मीडियम की वजह से, डेंसिटी और मीडियम की वजह से देयर इज चेंज इन दी स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेव्स। जो स्पीड और डायरेक्शन की वजह से डेंसिटी कम ज़्यादा लिक्विड गैस की वजह से और मीडियम जो ये चेंज हो रहा है इसकी वजह से हमारी स्पीड और डायरेक्शन में बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। तो या और फिर हमने देखी जो सरफेस वेव्स होती हैं ये एक्चुअली में वेव्स होती हैं जो आपको सीस्मोग्राफ पे आप देख लो या फिर जो हमारे पास अर्थक्वेक मेजर करने के डिवाइसेस हैं उन पे जो वेव्स हमको दिखती हैं, जो वेव्स उसमें जनरेट होती हैं वो कौन सी वेव्स होती हैं? वो सरफेस वेव्स होती हैं। ये सरफेस वेव्स ही सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं और एक्चुअली में आपको जो इफेक्ट करती हैं वो यही वाली वेव्स इफेक्ट करती हैं। नाउ एक्चुअली में अर्थ किस तरह से होती है वो समझने की कोशिश करते हैं और ये अर्थ पे ये वेव्स क्या इफेक्ट करती हैं वो एक बार देखते हैं, देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड। सो हमारी जो अर्थ होती है जनरली इट इज राउंड इन शेप। इसके ये जो पर्टिकुलर जो चीज़ हम अभी पढ़ रहे हैं ये आपको और डिटेल में समझ में आएगा जब हम आगे अर्थ के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो क्या होगा ना, अर्थ का जो सबसे आउटर वाली लेयर होगी इसको हम क्या बोलेंगे? क्रस्ट बोलेंगे। जो इनर वाली लेयर होगी इसको हम क्या बोलेंगे? मैंटल बोलेंगे। और इसको जो अंदर ये है इसको हम क्या बोलेंगे? कोर बोलेंगे। ये और फर्दर डिवाइडेड है, ये इनर कोर और आउटर कोर है, आउटर कोर और इनर कोर। ये मैंटल भी आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है और ये क्रस्ट भी आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है।
तो इस तरह से जो आपकी अर्थ है वो इतने सारे लेयर में डिवाइड हो जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से कहीं से आपका अर्थक्वेक जनरेट हो रहा है तो उससे क्या होगा कि ये अब आप देखो कि ये यहाँ से फोर से जनरेट हुआ, यहाँ से जनरेट हुआ, यहाँ से इतना अंदर से नहीं होता है, अराउंड 200 किलोमीटर अंदर से ही जनरेट होता है ये। सो जनरेटेड फ्रॉम आउटर मैंटल, ठीक है, यहाँ से जनरेट हुआ। इसके बाद जो ये मैंटल वाली लेयर है ये कैसी है, ये लिक्विड लेयर है। ये कैसी लेयर है, ये लिक्विड लेयर है। तो इससे जो पी वेव्स होंगी वो तो सारी ट्रैवल करके बाहर पहुँच जाएंगी, पर जो प्राइमरी ये जो सेकेंडरी वेव्स होंगी वो इससे आगे ट्रैवल, वो लिक्विड में ट्रैवल ही नहीं करती, वो सिर्फ गैसेज में सॉलिड में ट्रैवल करती है, तो वो इसके आगे ट्रैवल नहीं कर पाएगी। इसलिए हम इसको बोलते हैं इसका शैडो। ये इतने दूर से कहीं ना कहीं से आगे जाके अपना डिस्टेंस बना लेती है। इसलिए एक्चुअली में दोनों पहुंचती ज़रूर है आपके सरफेस तक, बट जो प्राइमरी वेव है वो पहले पहुंच जाती है क्योंकि वो सारे मीडियम से क्रॉस करती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने भी आपको बताया, इससे हम आगे जाके पढ़ेंगे शैडो जोन का कॉन्सेप्ट, जो आपको और ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा। So next we will be talking about the propagation of earthquake waves. Propagation of earthquake waves क्या होता है? Different types of earthquake waves जो है वो travel in different manners. जो ये हमने waves पढ़ी, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, सरफेस वेव, ये तीनों waves अलग अलग तरीके से ट्रैवल करती हैं। इनका कहने का मतलब जो है भी हम देखेंगे। As they move or propagate, they cause vibrations in the body of rocks through which they pass. तो अगर ये एक रॉक्स की लेयर है, अगर ये एक रॉक्स की लेयर है, आप देखो ये रॉक्स है, तो अगर जब ये यहाँ से ऊपर की तरफ पार करती है तो ये यहाँ पे कुछ वाइब्रेशंस जनरेट करती है। क्या जनरेट करती है? वाइब्रेशंस जनरेट करती है। पर ये जो वाइब्रेशंस होती है ये भी एक टिपिकल फॉर्म में जनरेट होती है, जैसे कि पी वेव्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव्स। इसका कहने का मतलब क्या है? जो पी वेव्स हैं वो पैरेलली जनरेट होती हैं। पैरेलली जनरेट होनी है मतलब इस तरह से जनरेट होती है, इस तरह से जनरेट होती है पी वेव्स। इसको हम क्या बोलते हैं? एक दूसरे से ये पैरेलल है, तो ये पैरेलल यहाँ से आपकी वेव्स निकली और ये एक दूसरे से पैरेलली जनरेट होती है आपकी पी वेव्स। Vibrate parallel to the direction of waves. This exerts pressure on the material in the direction of propagation. As a result, it creates density difference in the material, leading to stretching and squeezing of the material. इसको थोड़ा अच्छे से और हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। For example, if this is your लैंड, ठीक है, लैंड का टुकड़ा है ये, यहाँ से आपकी अर्थक्वेक वेव जनरेट हुई है। ये वेव जो अर्थक्वेक की जनरेट होगी, अब वो क्या होगा ना, ये जो प्राइमरी वेव्स होती हैं वो इस तरह से प्रोपोगेट होगी, इस तरह, इस तरह, ठीक है, ये इस तरह से चारों डायरेक्शन में आपको फैलती है लाइक दिस। सो क्या होता है, इसकी वजह से जो यहाँ पे आपकी मिट्टी, जो आपकी जो पत्थर की लेयर होगी, फॉस्फेट की लेयर होगी, उसमें क्या होगा, जब भी वेव ऊपर पड़ेगी, नाउ आपको अगर ये बोर्ड दिख रहा है तो आप यहाँ पे देखिए, अगर मेरा हाथ मान लीजिए वेव है तो मैं इसको ऊपर की तरफ पुश करूँगी, ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे से दूसरी वेव आएगी, जब तक जैसे मेरी ये वेव थी, ये ऊपर आई, इसको धक्का लगा, ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आ गया, फिर नीचे से धक्का लगा, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर इसको धक्का लगा, फिर ये ऊपर गया और नीचे आ गया। ये प्राइमरी वेव्स होती हैं, जिसकी वजह से स्क्वीजिंग, क्या होता है, स्क्वीजिंग, मतलब कोई चीज़ पहले सिकुड़ रही है, फिर एक्सपैंड हो रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, इसको हम स्क्वीजिंग कहते हैं। इसकी वजह से स्क्वीजिंग और स्ट्रेचिंग होती है। स्ट्रेच क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जब नीचे आ रही है तो स्क्वीज हो रही है, जब आप धक्का दे रहे हो इसको तो ऊपर स्ट्रेच होती है। उसी तरीके से जब ये वेव जनरेट होती है तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आप या आपकी पत्थर की लहर है, तो क्या होगा, जब ये वेव यहाँ आएगी तो ये वेव इसको धक्का देगी, ऊपर की तरफ धक्का देगी, वेव क्रॉस कर जाएगी तो ये वापस से नीचे आएगा, फिर दूसरी वेव आ जाएगी, ये इसको ऊपर धक्का देगी। आई होप आप इसको समझ रहे हैं। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट वंस अगेन। ये आपकी बुक है, नीचे से वेव आ रही है, वेव आई और वेव ने इसको ऊपर धक्का दिया, अब ये वेव क्रॉस कर गई है, फिर ये नीचे आ गया, नीचे से दूसरी वेव आई, फिर इसे इसको धक्का दिया, फिर ये नीचे आ गया। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग। क्या होती है? स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग, बिकॉज ऑफ योर पी वेव्स की वजह से ये होता है। फिर हम बात करेंगे ऑन अदर थ्री वेव्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। जो बाकी की तीन वेव्स होती हैं आपकी सरफेस वेव्स और बॉडी वेव्स जो होती हैं, सरफेस वेव्स और सेकेंडरी वेव ने देख लिया कि जो हमारी प्राइमरी वेव्स हैं वो किस तरह से ट्रैवल करती है, वो इस तरह से पैरेलली ट्रैवल करती है।
बट जो हमारी सेकेंडरी वेव्स और जो सरफेस वेव्स हैं वो परपेंडिकुलरली ट्रैवल करती हैं। परपेंडिकुलर का मतलब हो गया अगर यहाँ से निकला है तो परपेंडिकुलर इस तरह से दिस इज दी वे जिस तरह से आपकी सेकेंडरी वेव्स ट्रैवल करती हैं। सो इसी वजह से जो एस वेव्स हैं वो परपेंडिकुलर वेव डायरेक्शन इन दी वर्टिकल प्लेन यानी कि वर्टिकली ट्रैवल, ये हॉरिजॉन्टली कर रही थी, ये वर्टिकली ट्रैवल करती है। हेंस इनकी वजह से क्रेस्ट एंड ट्रो आता है। पहले हम समझते हैं क्रेस्ट एंड ट्रो क्या होता है, फिर हम इसको अपने लिथोस्फेयर पे वेव पे अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ा होगा वेव्स की कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो वेव इस तरह से चलती है। तो ये जो आपका ये जो नीचे वाला रीजन होता है इसको बोला जाता है क्रेस्ट, और ये जो उठा वाला होता है इसको बोला जाता है ट्रो। ये जो होता है इसको बोलते हैं ट्रो, इसको बोलते हैं क्रेस्ट। ओके, सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि ये क्रेस्ट और ट्रो होता क्या है। तो अगर ये आपकी वेव है, हमने सबने बचपन में पढ़ा था वेव के बारे में, तो ये जो वेव होती है इसका जो ये वाला उठा हुआ पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं, और जो नीचे गड्ढा होता है ट्रो होता है इसको हम ट्रो बोलते हैं, ठीक है। दिस इज योर ट्रो एंड इसको हम ट्रो बोलते हैं, इसको हम क्रेस्ट बोलते हैं। ये ऊपर उठने के बाद ऐसे को हम क्रेस्ट बोलते हैं। तो इसको अगर हम लिथोस्फेयर पे अप्लाई करते हैं तो किस तरह से अप्लाई होगा आप देखो। अगर दिस इज द पीस ऑफ लैंड, ये आपकी जमीन है, ये यहाँ से वेव्स आ रही है, ये वेव्स आ रही है, ठीक है। अब क्या होगा, ये वेव आने की वजह से ये जो जमीन का हिस्सा है वो ऐसे उठेगा, यहाँ से नीचे हो जाएगा, फिर यहाँ से उठेगा, फिर यहाँ से नीचे हो जाएगा, फिर जैसे ही ये वेव क्रॉस कर जाएगी फिर यहाँ से वेव आएगी, इसकी वजह से ये वाला हिस्सा उठ जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। तब तक यही वेव यहाँ पहुंचेगी, पहले वेव ऐसा था, ये वेव भी यहाँ पहुंचने से ऐसे हो जाएगा। तो इसकी वजह से एस वेव जो परपेंडिकुलर इस तरह से मूव करती है, इसकी वजह से क्या होता है, क्रेस्ट और ट्रो की सिचुएशन होती है। किस चीज़ की सिचुएशन होती है, आपकी क्रेस्ट एंड ट्रो की सिचुएशन होती है। So as a result, it creates density crest and trough. Surface waves are considered to be most damaging waves. और इसी वजह से जो surface waves होती हैं इसलिए हम उनको most damaging waves बोलते हैं, इसलिए हम उसको most damaging waves बोलते हैं, because जो surface wave होती हैं वो perpendicularly travel करती हैं और crest और trough की situation create। So after the category और classification of the primary waves and secondary waves, उनके propagation के हिसाब से कि parallelly चलती है या फिर perpendicularly चलती है। अब हम देखेंगे the emergence of shadow zone। ये shadow zone का concept थोड़ा सा आपके लिए complicated हो सकता है, but I will try my best to explain you in the best possible way। तो क्या होता है ना, जब हम shadow zone की बात करते हैं तो क्या होता है, हमने देखा था कि जो S waves हैं वो हर मीडियम से पार नहीं कर सकती, वो लिक्विड मीडियम के बियॉन्ड नहीं जा सकती है, वो सिर्फ सॉलिड मीडियम से गुजर सकती है। और हमने एक और कैरेक्टरिस्टिक देखा था कि जो प्राइमरी वेव्स है वो लिक्विड, सॉलिड, गैस सारी मीडियम से निकल सकती है, ये चीज़ थी। और डिफरेंट दूसरी चीज़ हमने ये देखी थी कि ये जो वेव्स होती हैं ये अपने रास्ते में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के दो कॉन्सेप्ट से होती हुई गुजरती है। इसी के केस में ना कभी कभी क्या होता है, शैडो जोन डेवलप हो जाता है। शैडो जोन क्या होता है, वो एरिया अर्थ का वो एरिया जिसको फील नहीं हुआ दी वेव्स ऑफ अर्थक्वेक, उसको हम शैडो जोन बोलते हैं। आई एम रिपीटिंग, द एरिया ऑफ अर्थ विच डज नॉट गेट इफेक्टेड, और जिसके सीस्मोग्राफ्स, अगर मान लो आपने एक बड़े से एरिया में बहुत सारे सीस्मोग्राफ अलग अलग जगह पे लगा दिए हैं। सीस्मोग्राफ किस लिए यूज होते हैं, दे आर यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। तो एक ऐसा एक एरिया होता है पर्टिकुलरली जहाँ पे आपको अर्थक्वेक की वेव्स नहीं मिलेंगी। वो क्यों होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द शैडो जोन। शैडो जोन का मतलब होता है वो इलाका, वो एरिया जहाँ पे ये पर्टिकुलर जो वेव्स हैं वो नहीं रीच कर पाती हैं, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज दी शैडो जोन। पी वेव्स का, दैट इज योर पी वेव्स का और एस वेव्स का, दोनों का ही जो शैडो जोन होता है वो डिफरेंट होता है, अलग होता है। रीजन इज कि जो पी वेव्स होती हैं अलग क्यों होता है, क्योंकि पी वेव सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मीडियम से गुजर जाती हैं, और जो एस वेव्स होती हैं वो तीनों मीडियम से क्रॉस नहीं कर पाती हैं। अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो मैंने कुछ डिग्रीज लिखी हुई है, 105 डिग्री, 145 डिग्री, 105 डिग्री। ये आई वुड एक्सप्लेन यू। पहले हम पी वेव्स का समझते हैं। अब मान लो कि ये हमारी अर्थ है, ये एपिसेंटर है, ये
क्या है, एपिसेंटर है, मतलब अर्थ के ऊपर वो पोर्शन जहाँ पे आपका अर्थक्वेक आया है, द पॉइंट नियरेस्ट टू दी फोकस। अब क्या होगा, यहाँ से जो प्राइमरी वेव्स है वो तीनों मीडियम से गुजरेगी, तो यहाँ से भी गुजर जाएगी, कोर से। अब आप देखेंगे तो जो ये एरिया है इसमें देखिए जो वेव्स ऐसे जानी चाहिए थी वो ऐसे नहीं जा रही है, उनका डायरेक्शन चेंज हुआ है। देख सकते हैं आप, उनका डायरेक्शन आपको चेंज दिखेगा। फिर जब वापस से मीडियम चेंज हुआ तो फिर से डायरेक्शन चेंज हुआ। इसकी वजह से क्या होता है, ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है आपका, दिस एरिया एंड दिस एरिया, इस इतने एरिया में प्राइमरी वेव नहीं पहुंच पाती हैं, नहीं। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज योर शैडो जोन। इस जो ये डिग्री है 105 145 डिग्री का क्या मतलब है, अगर आपके पास हैव अ प्रोटेक्टर डी जो होता है उसको अगर आप यहाँ रखोगे तो कोई अर्थ को पूरी 360 डिग्री है अर्थ का, तो उस डिग्रीज के हिसाब से है कि अगर आपने 360 डिग्री है, दिस इज योर 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करके पूरा आप यहाँ तक एक सर्कल 360 डिग्री का होता है। तो अगर आप ऐसे करके 360 डिग्रीज बनाओगे तो जो 105 डिग्री से 145 डिग्री वाला जो एरिया होगा उसमें, उस उतने एरिया में आपको अर्थ कोई प्राइमरी वेव्स नहीं मिलेगी दोनों साइड। तो ये आपका 105 डिग्री 145 और 105 डिग्री टू 145 डिग्री का ये बैंडविड्थ होता है जिसमें हमको प्राइमरी वेव्स नहीं मिलती। सेकेंडरी वेव्स तो अब पार ही नहीं करती हैं लिक्विड से, वो तो लिक्विड के अंदर जाती ही नहीं है, तो वो बस आपको क्रस्ट पे देखने को मिलेगी। तो जहाँ जहाँ क्रस्ट है वहाँ है, कोर में यहाँ पे देखिए सेकेंडरी वेव्स मिसिंग है, यहाँ पे आपको दिख रही है कहीं सेकेंडरी वेव्स नहीं। तो जो कोर होता है, जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं, उनका जो विड्थ होती है, उनकी जो शैडो जोन होता है वो 105 डिग्री से 105 डिग्री तक पूरा होता है। सो आप देख सकते हैं कि जो किसका शैडो जोन ज़्यादा बड़ा हुआ, एस जोन का, एस वेव्स का, जो सेकेंडरी वेव्स हैं उनका जो शैडो जोन होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है कंपेयर टू दी प्राइमरी वेव्स। सो लेट्स रीड इट वंस अगेन, अगर इफ वी मिस्ड सम पॉइंट। तो हाउएवर दो सीस्मोग्राफ अगर 145 ये ऑलरेडी सीन की शैडो जोन क्या होता है, डिफरेंट शैडो जोन जो बुक में बने हैं मैंने वो यहीं पे बना दिए हैं आपके लिए। हाउएवर सीस्मोग्राफ्स लोकेटेड बियॉन्ड 145 डिग्री फ्रॉम द एपिसेंटर, बिकॉज यहाँ पे पी वेव्स आती हैं बट एस वेव्स नहीं आती है। यहाँ पे आपको पी वेव्स बियॉन्ड 145 आपको यहाँ पी वेव्स देखने को मिलेगी बट एस वेव्स देखने को नहीं मिलेगी। जो इंटायर जोन है 105 डिग्री का, यहाँ से लेके यहाँ तक को बिल्कुल एस वेव्स रिसीव नहीं होती हैं। द शैडो जोन ऑफ एस वेव्स इज ना कि सिर्फ लार्जर है बट इज ऑल्सो अ लिटिल ओवर 40% ऑफ द अर्थ सरफेस। तो ये जो 105 डिग्री से 105 डिग्री का टाइम है, ये ना कि सिर्फ लार्जर पोर्शन है बट अराउंड अर्थ का 40% एरिया में आपकी एस वेव्स नहीं पहुंच पाती हैं। इट डज नॉट रीच देयर। यू कैन ड्रॉ द शैडो जोन, आप कभी देख सकते हो, आपको ड्रॉ करना है। तो दिस इज अबाउट द शैडो जोन। आप इसको कॉन्सेप्ट को, आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देख सकते हैं, आपको दोबारा से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इन टुडेज क्लास वी टॉक्ड अबाउट सरफेस, हमने वेव्स की काफ़ी सारी बात करी, प्राइमरी वेव्स की, सेकेंडरी वेव्स की। तो कुछ बेसिक डिफरेंसेस होता है प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स में। चलो डिफरेंस करने की कोशिश करते हैं। पी वेव्स वर्सेस एस वेव्स, डिफरेंस बिटवीन पी वेव्स एंड एस वेव्स। पहली बात, पी वेव्स होती हैं प्राइमरी वेव्स, एस वेव्स होती हैं सेकेंडरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स सरफेस पे पहले आती हैं और फास्टर होती हैं, सेकेंडरी वेव्स लेट पहुंचती हैं, स्लो होती हैं। प्राइमरी वेव्स सॉलिड मीडियम, लिक्विड मीडियम, गैसियस मीडियम, किसी भी मीडियम से क्रॉस कर सकती है। सेकेंडरी वेव सिर्फ सॉलिड मीडियम से क्रॉस कर पाती है। जो प्राइमरी वेव्स होती हैं उनका जो शैडो जोन होता है वो कम होता है, 105 डिग्री से 145 डिग्री, 105 डिग्री से 145 डिग्री। सेकेंडरी वेव्स का जो शैडो जोन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, दैट इज और 105 डिग्री से 105 डिग्री। ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव प्राइमरी वेव्स फास्ट आती हैं। सीस्मोग्राफ पे सबसे पहले नोट होने वाली जो वेव्स होती हैं वो प्राइमरी वेव्स होती हैं, जो सेकंड नंबर पे नोट होने वाली वेव्स होती हैं वो सेकेंडरी वेव्स होती हैं। ये दोनों वेव्स मिलकर सरफेस वेव्स बनाती हैं जो कि हमको सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव और सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी वेव्स, प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स। और बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स के बीच में भी आप डिफरेंस देख सकते हो कि जो बॉडी वेव्स हैं वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ होती हैं, जो सरफेस वेव्स है वो सिर्फ सरफेस पे होती है। बॉडी वेव जितनी स्ट्रॉन्गर होगी, जितनी पास होगी सरफेस से, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सरफेस वेव। और बॉडी वेव्स प्राइमरी वेव और सरफेस से मिलकर बॉडी वेव बनाती हैं, और दोनों अगर सिर्फ कहीं पे एक जगह पे आ रही हैं तो वो इतनी डिस्ट्रक्टिव नहीं होती है, सरफेस वेव ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव।
So that's it for today. Thank you. I hope you like the session. These sessions have a lot of scientific knowledge included in them. So अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, if you are facing some issue, you can join my Telegram group Progress with Prachi, or you can answer your queries in the comment section. Please hit the like button, do subscribe the channel, and leave your comments, compliments, and suggestions in the comment box. Thank you and have a nice day.